बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सी जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनके कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ जो उम्मीदवार हैं वो या तो मफरूर हैं या वो जेल में हैं, तो उनके बिहाफ पे जो लोग कागजात नामजदगी लेने जा रहे हैं तो उनको हरासा भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक शिकायत सामने आई है। उमैर नियाज़ी साहब के वालिद साहब जो हैं वो कागजात नामजदगी लेने के लिए गए, उनको मिल गए। उसके बाद उनका दावा यह है कि पुलिस ने छीन लिए, जिस पे तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। ज़रा सुनिए कि हुआ क्या। मैं बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी का वालिद हूँ। मैं बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी के लिए और अपने के लिए NA-90 के फार्म लेने गए। जो ही हम दफ्तर से बाहर निकले, बाहर पुलिस खड़ी थी। लक्स DSP कैसर गुजर दौड़ कर आए और उन्हें वो छीन कर ले गए। वो दोबारा वो चले गए RO के दफ्तर पे। मैं और जफर खान एडवोकेट उसके पीछे गए, हमने शिकायत की RO से। RO ने कहा कि जी हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको फार्म दे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बाहर से कोई आपसे फार्म ले ले। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नामिनेशन पेपर लिए गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा। मियां साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के खेलते थे, अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है रोल प्ले करना चाहिए अपना, ताकि हमारे जो नामिनेशन फॉर्म है वो छीने में ना जाए और जो कैंडिडेट हमारा फाइल करना चाहे वो कानून के मुताबिक नामिनेशन पेपर फाइल करे और वो पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो आज KPK में हासिल किए गए हैं और उनकी पार्टी के एक रहनुमा और उनके दामाद कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब NA-15 से इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो खैबर पख्तूनख्वा का होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपने घर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और NA-15 से लड़ेंगे। मरियम नवाज साहब कौमी असम्बली से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, पहला इलेक्शन है उनका या सूबाई असम्बली से? वो दोनों सीटों से लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो वज़ीर आला पंजाब होंगे और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला अमीर मुकाम होगा। तो पंजाब की वज़ीर आला होंगी जी मरियम नवाज शरीफ साहबा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे अमीर मुकाम साहब, और ये ऐलान किया है जनाब कैप्टन सफदर साहब ने। तो और भी बहुत से इशूज़ हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शिकवा और शिकायत किया जा रहा है कि जी उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पेपर ही छीने जा रहे हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये आपके ख्याल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वाकई नहीं मिल रही या उनकी तरफ से गलत बयानी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये बात जो है वो मानने वाली नहीं है कि कागजात आप कचहरी से लेके निकले हैं 2 या 3 आदमी या 4 आदमी या कोई आके उनसे कागज लेके भाग जाए। ये मेरा ख्याल है कि ये एक गलत बयानी की जा रही है। इस चीज़ को जो है इलेक्शन को डाउटफुल करने के लिए या इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए इस किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं ताकि कहा जा सके जी कि फलां जगह ये हुआ था, फलां जगह कागज छीन लिए गए थे, फलां जगह ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चे तो नहीं है कि बच्चे से कोई कुल्फी छीन के ले गया या आइसक्रीम छीन के ले गया। ये कोई बात है कि जी हमसे कागज छीन के ले गए हैं। आप 1 से ज़्यादा ले लेते, 4 लेते थे, 5 ले लेते, 4-5 आदमी लेके चले जाते कागजात जो है। ओ भाई ये इस तरह की कोई बात तो नहीं है। ये अगर दोबारा जाके वहां से ले ले, ऐसी कोई क्या बात है? अगर छीनने गए हैं, फर्ज करें लेट्स अज्यूम के छीने गए हैं, दोबारा ले लें। कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी जो है वो हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
मैं कोई और ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। इस किस्म के जो शोबदाबाजी हैं और ड्रामेबाजी हैं जो है ना, वो आपको पता है कि आप मुझसे ज़्यादा सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं कि पिछले 8, 9, 10 साल में कितनी की गई हैं और उसका क्या खमियाजा जो है कौम भुगत रही है। अच्छा, एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर कानूनदान है, उनका नाम है चौधरी इत्तेज़ाद हसन साहब। ताल्लुक़ तो उनका पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आजकल वो तहरीके इंसाफ जो है उसके लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। आज उन्होंने आपकी पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं चाहता हूं कि उसका भी आप अगर मुनासिब समझे तो जवाब दे दें, लेकिन पहले सुन लें कि उनका इल्ज़ाम क्या है। वो जो लाडला है वो अब इलेक्शन नहीं चाहते, चाहे उनका हरीफ जेल में पड़ा हो, मियाँ साहब अब इलेक्शन नहीं चाहते। ये लंदन डिसीजन है, जो डेट मियाँ नवाज शरीफ जाएगा उस दिन इलेक्शन होगा। चाहते हैं मियाँ साहब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज लगे। अच्छा, ख्वाहिश साहब, ये इस तनाजुर में बात की इत्तेज़ाद हसन साहब ने कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, तो वो कहते हैं इसके पीछे नून लीग है और नून लीग दरअसल चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। देखिए, हम तो चाहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो, 100% चाहते हैं। और दूसरा ये है कि हम इलेक्शन कमिश्नर की जो तब्दीली है या उनकी सबकदोशी जो है उसको कतई तौर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ना कोई डिमांड कर रहे हैं। हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो तरीक़ाकार जो है या जिस तरह वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन जो है, जिस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ है, मुझसे फुली सेटिस्फाइड है। ये चौधरी साहब मोहतरम की कि अपनी ज़हनी इख्तरा हो सकती है कि हम कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट का जज लगवाना चाहते हैं और वकला से कोई तहरीक चलवा रहे हैं, हम चलवा रहे हैं ताकि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तब्दीली हो जाए। मैं कतई तौर पे कैटेगोरिकली जो है इस चीज़ को रिफ्यूट करता हूँ कि इस किस्म का PMLN का कोई ना कोई दूर दूर तक हमारे ज़हन में भी ये बात नहीं है। चौधरी साहब मेरे लिए मोहतरम है, मेरे उस्ताद भी रहे हुए हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक है 2 नस्लों का। मैं कोई और को बात नहीं करना चाहता, थोड़ा सा लिहाज से काम ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके इस एटीट्यूड को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया, आप हमेशा एहसान करते हैं। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये जो आज ऐलान किया अली ज़फ़र साहब ने कि जी उनकी पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो मियाँ वाली से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे, इस्लामाबाद से भी लड़ेंगे, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ सकेंगे? नहीं, मैं ये कानूनी बात है, इसके ऊपर मीसा मैं तो कमेंट नहीं करूंगा। ये अदालतों का काम है कि वो उनको लड़ने देते हैं, नहीं लड़ने देते, उनके केसेस ख़त्म होते हैं, नहीं ख़त्म होते। ये तो एक चीज़ है हवा में इस वक्त, उसके मतलब कोई स्पेकुलेशन करना मुनासिब नहीं है, कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। लेकिन पहले भी आपने बताया कि 3-4 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। खान साहब जो है पहले भी 12-12, 15-15 सीटों से इकट्ठा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, 20-20 सीटों से इकट्ठा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो इसलिए कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ये उनकी पुराना तरीका वारदात है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, बिल्कुल अमल करते रहें। अच्छा, तो आपकी पार्टी के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके जो केस हैं वो तो तकरीबन सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके रास्ते में क्या एक रुकावट बाकी है? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया हुआ है, जिसके बारे में हमने सुना है कि 2 जनवरी को पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग गई है, तो क्या आप समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? ये देखें, मियाँ साहब के जिस तरह आपने मुझे बताया है कि उनके KP से जो है नॉमिनेशन पेपर लिए जा चुके हैं और साथ कैप्टन सफदर साहब की जो कुछ भी उन्होंने कहा है आपने वो सुनवाया भी है। और मेरी इत्तला है तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़े हैं या 1-2 हो सकता है किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन लड़े। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्पेडिमेंट या कोई रुकावट जो है उनके इलेक्शन लड़ने की रह गई हुई है। जो आप कह रहे हैं, मैं कानूनी उसके ऊपर कोई पहलू के ऊपर को अपना राय नहीं देना चाहता कि खुदा खास्ता हो मेरे
ऐसे कोई ऐसी बात हो जाए जो रुकावट का बायस बने या कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे। इसलिए मैं ये बात वकला भी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके रास्ते में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई हुई, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हुआ है कि 5 साल से ज़्यादा मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, अगर आपको याद हो तो। जी अच्छा ख्वाहिश साहब, एक और अफसोसनाक वाक़या है, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर भी आपका कमेंट आ जाए। कल उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, जो कि मेरी इतला के मुताबिक आपकी दूर पार की रिश्ते, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने सियालकोट पुलिस को उनके घर पे भेजा और बड़े तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पे बड़ा बदतमीज़ी हुई उनके साथ। आपने उसका जवाब तो दिया है, ट्वीट्स आपके हमने देखे हैं, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? पहले भी इसी तरह का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर उस्मान डार साहब गायब हो गए, फिर उन्होंने पार्टी से ऐलान लातलकी कर दिया और कल फिर दोबारा वो मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा जी अब हम ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो उनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया, क्या आपने इसकी कोई तहकीकात की है? मीर साहब, ये जो पहले भी ये वाक़या हुआ था, उस वक़्त हमारी हुकूमत थी, ये जो 9 अगस्त तक हमारी हुकूमत रही है, ये उस वक़्त हमारी हुकूमत थी। मैंने उसका वेरिफिकेशन की थी और उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी और मैंने उसके लिए फिर जो है माजरत की थी मीडिया पे, और साथ ये भी कहा था कि अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके घर आके भी जो है उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी बहन की जगह है, वालदा की जगह है, आपने सही कहा, अजीज़दारी जो है उनके साथ है, मोहल्लेदारी है, उस्मान डार साहब के साथ भी मेरी रिश्तेदारी है, उनके तमाम दूसरे जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अल्लाह के फजल से मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आना जाना है, शादियों पे, गमी पे आना जाना है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जो मैंने वेरिफिकेशन की है वो बिल्कुल पुलिस अपने उस स्टैंड के ऊपर खड़ी है कि जी हम गए हैं वहाँ पे उमर डार साहब को जो है जो मफरूर हैं उनको रिकवर करने के लिए उनके ऊपर 7 केसेस हैं जिस तरह पुलिस ने कहा है, और पुलिस के ऊपर जो है ना गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है और पुलिस के ऊपर जो है हाथापाई की गई है, लेकिन उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। इससे ज़्यादा जो है उन्होंने ऑफिशियली टीवी पे आके जो है अपना मैसेज जो है रिकॉर्ड भी करवा दिया, सोशल मीडिया पे चल रहा है TPO सियालकोट का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी उसके बावजूद इस बात के मैंने कहा है कि इस चीज़ के लिए अगर मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो बेशक वो एप्लीकेशन दे दें, उनका हक बनता है कि मुझ पर इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात करवा लें, अपनी मर्जी के लोगों से तहकीकात करवा लें कि मैंने कुछ करवाया है, उनका हक बनता है, कानूनी हक है। अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है उसके लिए लोग एप्लीकेशंस देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता करेंगे, जरूर करें, मैं बिल्कुल माने नहीं हूँ इसके रास्ते के अंदर। मेरी वो इंक्वायरी करवा लें, इंशाल्लाह ताला मुझे दे विल फाइंड मी वेरी फोर्थकमिंग ऑन दिस इशू। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कल आपके प्रोग्राम में अली जफर साहब ने फरमाया था कि जी चेयरमैन PTI ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी हम उनको टिकट नहीं देंगे। ये आपके प्रोग्राम में कल बात हुई थी ना? जी बिल्कुल हुई थी। तो ये उस जद में आई एम प्रिज्यूमिंग, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये साहब जो हैं आ रहे हैं और ये अपनी जो टीवी प्रोग्राम के बाद जो इन्होंने कामरान शाहिद साहब के साथ किया था, जो साख या PTI के साथ जो इनका ताल्लुक था वो जिस तरह डैमेज हुआ और ये सियासत से अलहदा हो गए, कल ये सियासत पे में कचहरी चौक में जो है फिर नमूदार हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी गिरती हुई साख जो है पॉलिटिकल उसको संभालने की, ये रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, और कोई मसला नहीं है। देखें, मैं आप जब किसी भी घर का, चाहे वो मेरा घर हो या किसी और का घर हो, वहां से कोई बंदा, भाई, बेटा, कोई भी मफरूर हो जाए, तो जब घर की जो चादर और चार दीवारी जो है वो मजरूह हो रही हो तो वो मफरूर को वापस आके गिरफ्तारी पेश कर देने चाहिए। इज्जतदार पॉलिटिकल जो वर्कर हैं वो इसी तरह करते हैं, मफरूर होके अपने अहले खाना को वल्नरेबल नहीं बनाते, उनको इस किस्म के जो सिलसिले हैं जो पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके लिए एक्सपोज नहीं करते।
पॉलिटिकल वर्कर की यही डेफिनेशन है। आप मुझसे ज्यादा पॉलिटिक्स को जानते हैं, मैं तो, आप पहले सहाफी थे, मैं तो सियासत में बाद में आया हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चीजें जो है अपनी साख को बहाल करें और पेश हों, और जो उन्होंने अपने लीडर के मतलब बात की थी, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बड़ा कमजोर इंसान हूँ, मुझे अल्लाह हिम्मत और ताकत अल्लाह ने अता की कि मैं अपने लीडर के साथ जो है अच्छे और बुरे वक्त दोनों मैंने काटे हुए हैं पिछले 34-35 साल में, और अल्लाह आइंदा भी जो है हिम्मत और ताकत दे, ईमान दे कि मैं अपनी कमिटमेंट पे खड़ा रहूं। तो ये सिलसिला जो है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ अपनी जो एक रिकवर करने और पीटीआई के साथ अपना फिर सिलसिला जोड़ने की एक कोशिश है। इसके अलावा इस सारे वाक़े में कोई सच्चाई या कोई सब्सटेंस नहीं है। ये दिस माय हम्बल ओपिनियन के अदरवाइज जो है मैं समझता हूं कि अगर एक्चुअली ये वाक़या भी हुआ होता, खुदा न खास्ता, तो इस तरह कचहरी के चौक में ला के, तो इस तरह के मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। अच्छा खाय साहब, इज्जतदार नहीं करते। खाय साहब, आप कह रहे हैं कि उमर डार साहब जो हैं उनको चाहिए कि अगर वो मफरूर हैं तो पुलिस उनके घर छापे मारती है तो वो गिरफ्तारी दे दें। तो मैं कौन होता हूं उनको डिक्टेट करने वाला? मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूं। जी ठीक है, आपकी एक ओपिनियन वो ठीक है, लेकिन आपकी ओपिनियन से एक सवाल निकलता है कि इसी तरह जब कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बहुत से मुकदमात में उनको इश्तिहारी करार दिया था, तो वो तो लंदन जाके बैठे हुए थे। तो क्या आपने कभी उनसे कहा था कि आप वापस पाकिस्तान जाएं और गिरफ्तारी दे दें? लेकिन इस किस्म की सिचुएशन उनके साथ तो क्रिएट नहीं हुई थी ना, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई, जिस पे एहतजाज किया जा रहा है। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस कंपेयर करें, इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस को तो ना कंपेयर करें ना। नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी पाकिस्तान में, उनके ख़ानदान के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो तकरीबन वही सिचुएशन थी, कोई इतनी मुख्तलिफ तो नहीं थी। उनकी तो जायदादें जब्त होगी पाकिस्तान में। जी, उनकी जायदादें जब्त हुई, उनकी बेटी यहाँ पे गिरफ्तार हुई, उनके भाई गिरफ्तार हुए, उनके भतीजे गिरफ्तार हुए, हमजा गिरफ्तार हुआ, यूसुफ अब्बास गिरफ्तार हुआ। ये बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब इजाजत लेके गए हुए थे, अपने इलाज के लिए लेके गए हुए थे। अगर उन्होंने अपना वहां पे एक्सटेंड भी किया है तो कोई ना कोई तो कीमत अदा कर रहा था ना। मियाँ नवाज शरीफ खानदान के लोग ही थे जो कीमत अदा कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो कल्चर है, देखे ना, आप भी इस इंतकामी कार्रवाइयों का खुद भी आप ज़ाती तौर पे शिकार हुए हैं, आपकी पार्टी की क़यादत भी होती रही है, अब तहरीक इंसाफ वाले इसका शिकार हो रहे हैं, कल को फिर कोई और होगा। ये कल्चर जो है, ये मैं भी देख रहा हूँ, 30-35 साल से आप भी इसको देख रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये कैसे ख़त्म होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो साइकिल है वायलेंस का, सियासतदान जो है दस्तों-गिरेबान जब होते हैं तो वो आप उसका जो खमियाजा जो है सियासतदान जो है वो भुगतते हैं, जेलों की सूरत में, मुकदमों की सूरत में, लंबी लंबी जो है कैदें काटते हैं, जिला वतनी काटते हैं। अभी तो मेरा ख्याल है आपको जो 3-4 पार्टीज नजर आ रही हैं, जिसमें PMLN है या पीपल्स पार्टी है, उन्होंने जो है एक लंबी दास्तान है, वो टाइम भी नहीं है, मौका भी नहीं है, फिर किसी वक्त बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन जी आप फरमाएं। आखिर में ये बता दें कि आप कागजात नामजदगी कब ले रहे हैं, और क्या आप उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियालकोट के उसी हल्के से जहां से पहले भी आप जीते थे? जी, मैंने इलेक्शन उसी से लड़ने का इरादा किया है, और कागजात नामजदगी जो है मैं सुबह जो है लेके इंशाल्लाह ताला सबमिट कर दूंगा। मैं सियालकोट, अभी तो लाहौर में हूँ, सियालकोट जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जाके सबमिट कर दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमसे बात। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब से बात करेंगे। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपको मुबारकबाद दूँ, असद कैसर साहब रहा हो गए। खैर मुबारक। हाँ तो क्योंकि आजकल आपकी पार्टी काफ़ी बुरी खबरें सुनती है, तो एक अच्छी खबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिलीफ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है?
बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। रिलीफ़ तो अगर आप इसको कहें तो मैं ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन अगर ये रिलीफ़ है तो फिर पता नहीं तकलीफ़ क्या होगी। नहीं, इसलिए कि वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का इट्स गुड न्यूज़। देखें, अब पाकिस्तान की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जो सब समझते हैं कि वो अच्छे लोग हैं और मामलात को चलाने वाले लोग हैं, और वो चाहते हैं कि पूरा सिस्टम चले, और सबके साथ वो निभा के रखते हैं। तो असद कैसर साहब वही उन्हीं में से हैं जिन्होंने हमेशा हुकूमत के दौरान भी कोशिश की कि सिस्टम चले, और उनको बड़ी तनकीद का भी पार्टी के अंदर भी सामना रहता था। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि वो गोल्डन हार्ट, उनका दिल बड़ा सोने का है, अच्छे आदमी है। अच्छा, ये आपकी एक ट्वीट है, आप कह रहे हैं मेरे हल्का इंतखाब से मेरा आबाई गाँव हाथियान निकाल दिया गया, आबाई इलाका लुंदखोर निकाल दिया, शेरगढ़ मियाँ ईसा और परखू निकाल दिया, और कुछ करना है तो वो भी कर लें। 3 बार PTI जीती यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार भी NA23 से अल्लाह ही इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह। तो ये आपने शिकवा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? पता नहीं आप मेरी कौन कौन सी ट्वीट निकाल के ले आते हैं, बड़ी स्टडी रखते हैं मेरे पे। पहले भी आपको मैंने ये बात की थी। बहरहाल ये इन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन ने। वैसे तो पूरा मुल्क मेरा हल्का है, और मीर साहब मुझे अपने मुल्क के लोगों पे यकीन है कि वो खान साहब से दिल से मोहब्बत करते हैं, और इस वजह से मेरे से भी मोहब्बत करते हैं। मुझे ये यकीन है पाकिस्तान में जहाँ से भी खड़ा हूँगा अल्लाह इज़्ज़त देगा, लेकिन अपने आबाई घर से, अपने जहाँ आपके दादा के वालिद की हड्डियाँ दफन हैं, जहाँ मतलब जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ से आपकी मोहब्बत होती है। अदरवाइज़ तो पूरा मुल्क मेरा है। इंशाल्लाह इस हल्के से जो मेरा भी है उसमें से कुछ इलाके निकाले हैं जिसमें आबाई गाँव हाथियान है, लेकिन इससे इंशाल्लाह जीत जाएंगे, अल्लाह इज़्ज़त देगा। हाँ, एक दुख होता है आपको अपने घर से दूर होने का, लेकिन चाहे मेरा इलाका मेरे हल्का इंतखाब में हो ना हो, मेरा इलाका है, और उनकी खिदमत करना और पास होने के बाद भी उनका ख्याल रखना वो मेरी ज़िम्मेदारी है, चाहे मैं पाकिस्तान में जहाँ से भी पास हूँ। और ये तो अभी मेरा अपना इलाका है, सिर्फ मेरा गांव इससे निकाला गया है, पता नहीं क्यों निकाला है। चले, अगर आपका इलाका निकल गया है तो इसके बावजूद आप इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन ये बताएं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी पार्टी को अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, उस पर एक स्ट्रेटजी पे तो अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस सोच पे बात ही नहीं करना चाहता। ये ऐसे ही है जैसे आप कैपिटल टॉक से हामिद मीर निकाल दें, कोई देखेगा? पाकिस्तानी सियासत में से आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान को निकाल दें तो ठीक है, वो एक गाड़ी चल रही है, वो चलती रहेगी, मुल्क ने तो वैसे भी आगे जाना है, लेकिन वो एक बदन से रूह नहीं निकल जाती। वो एक सियासत से नौजवान की ख्वाहिश, नौजवान का जज्बा, उसकी चाहत, उसकी दिलचस्पी निकल जाएगी। ये बच्चे बच्चियां जो पाकिस्तान में पोलिटिसाइज हुए हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त, और सिर्फ हमारे नहीं, ये नहीं है कि सारा यूथ हमारे पास आ गया है। ठीक है, 60-70-75% पोलिटिसाइज होकर हमारे पास आया है, लेकिन और जमातों का भी ट्रेंड चेंज हुआ है। नून लीग को यूथ कन्वेंशंस करने पड़े, नून लीग को सोशल मीडिया बनानी पड़ी, पीपल्स पार्टी को जो पता नहीं वडेरों की सियासत में से उनको जो है बिलावल साहब को यूथ की बात करनी पड़ी। तो हर जगह यूथ को देखें, ये बहुत बड़ा काम खान साहब कर गए हैं। पाकिस्तान के नौजवान को ये मैसेज देना कि तुम सियासत के ज़रिए मुल्क को ठीक करो, बुलेट से नहीं, बैलेट से। ये जो कुछ लोग आपकी पार्टी छोड़ के चले गए थे और अब वो वापस आना चाहते हैं, तो आप बीइंग अ सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका क्या ख्याल है कि अब इनको वापस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस तरह लेना चाहिए? जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हम वापस आना चाहते हैं जी अपनी पार्टी में, क्या करें वो? देखिए मीर साहब, एक तो आइन के मुताबिक सबको आज़ादी होनी चाहिए, जो जिस जमात में भी रहे। अगर कोई जमात छोड़ के जाना चाहता है तो अपनी मन मर्जी से जाए। अगर कोई किसी प्रेशर में गया है, किसी भी वजह से गया है, और वो अपनी खुशी से नहीं गया, तो उसको वापसी का एक दरवाज़ा खुला ज़रूर रहना चाहिए। उसके लिए तरीक़ाकार फिर खान साहब खुद मुरवज करेंगे कि क्या वो प्रेस टॉक करें दोबारा, या कॉन्फ्रेंस करें, या क्या वो कोई वीडियो दें, या कोई स्टेटमेंट दें, कुछ करें। तो फैसला इमरान खान करेगा? खान साहब करें, जेल में होने के बावजूद। हमारा लीडर है। तो गौहर खान फिर क्या करेगा? देखिए, गौहर साहब रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, हमारी केयर टेकर जो हैं वो चेयरमैन हैं, तो जिस तरह केयर टेकर काकड़ साहब हैं तो उनकी भी अपनी इज्जत है, इसी तरह गौहर साहब की भी इज्जत है। गौहर तो छोटे भाई की तरह है। गौहर खान केयर टेकर है? हाँ, असल आदमी खान साहब हैं। हाँ, ये तो गौहर खान भी कहते हैं, लीडर है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये देखें मीर साहब, पाकिस्तान बनने के बाद, कायद आज़म के बाद, अगर कुछ लीडर हमें अल्लाह ने दिए तो उसमें भुट्टो साहब हैं, खान साहब हैं,
वली खान साहब थे, बादशाह खान तो ज़ाहिर है तक़सीम हिंद से पहले के थे, मौदूदी साहब बड़े आदमी, इसी तरह और कुछ। तो खान साहब देखें, लीडर रोज़ सियासतदान तो रोज़ पैदा होते हैं, लीडर तो 50-60 साल में एक पैदा होता है। ये बताएं कि आपके जो लीडर हैं उनकी और जेन्युइन कारकुन भी। वैसे आज इलेक्शन का दौरा है और कागजात नामजदगी का एक दिन तो गुजर गया। वैसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा तमाम उन लोगों से जो इस मुल्क में ज़िम्मेदार लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जिस जगह भी हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कुछ गौहर नायाब हर दौर में निकलते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी निकाले भुट्टो साहब के दौर में, मुस्लिम लीग के तो सन 47 के थे, मियाँ साहब ने तो पता नहीं कौन से गौर निकाले, लेकिन खान साहब की जो तहरीक है ना, मेरे नहीं कि आज मैं कागजात नामजदगी कल इंशाल्लाह जमा हो जाएंगे, मुझे बड़े भारी दिल से होंगे, क्योंकि एक तो लीडर अंदर है, दूसरा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं दो मेरे भाई, एक छोटा एक बड़ा। मेरी ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनको ये इलेक्शन में अगर मौका मिले वो लड़ पाएँ। नाम नहीं लेंगे उनके? मुराद सईद, शहरियार खान अफरीदी। क्यों? रीज़न ये है 2013 की असम्बली को जो मैं देखूं, पिछले 10 साल पे नज़र डालूं, बहुत से अच्छे लोग लड़के निकले, ये दो पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं। मुराद की अपनी वालदा साहिबा, उनकी माँ स्वात ऑपरेशन में ज़ख्मी हुई, बेड रिडन है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। मुराद ने उसके बावजूद रियासत के ख़िलाफ़ नहीं, हमेशा रियासत के साथ उसने वो किया है और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद मुराद सईद ने कहा है। मैं समझता हूँ कि और शहरियार खान अफरीदी, चाहे आप उसको कुछ भी कहें, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, रियासती इदारों का दिफा करने वाला आदमी है। और फिर नौजवानों से गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी बेशुमार हुई होंगी, उनसे भी शायद, लेकिन ऐसे लोग फिर आपको मिलते नहीं। वो जिस तरह अभी गंडापुर साहब जो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जी कि मैं पेशावर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मुराद सईद और शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालते? देखें वो क्यों नहीं निकालेंगे, और मेरा कोई रब्ता तो मुराद से नहीं है, बदकिस्मती से रब्ता हो नहीं पा रहा या नहीं हो सका मेरा। मैं उन दोनों के बारे में जेन्युइनली मेरी फीलिंग है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों की दिफा की बात की है और मुश्किल हालात में की है। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का है, शहरियार ने भी कहा है, मुराद ने भी कहा। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा जो कि पाबंद सिलासिल हैं, जेल में हैं, मसलन सनम जावेद हैं लाहौर में, मसलन हसान नियाज़ी साहब हैं और यास्मीन राशिद साहिबा हैं और बहुत से लोग हैं, तो ये इनके जो फैमिली के लोग हैं, इनके दोस्त अहबाब, वो इनके नॉमिनेशन पेपर ले रहे हैं। तो क्या ये फैसला हो गया है कि इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है? और अगर फैसला हो गया है तो क्या इसीलिए ये नॉमिनेशन पेपर ले रहे हैं या अपने तौर पे ये जमा करवा रहे हैं? लेकिन फैसले का तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मेरी तो खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन तो एज अ पाकिस्तानी उनका राइट है, अगर कोई कानूनी अमर माने ना हो। और तकलीफ़ तो बड़ी उठाई है सनम साहिबा ने भी, और भी जो हमारे लोग हैं उन लोगों ने तकलीफ़ ज़रूर उठाई है। तो बहुत से लोग जेल से भी इलेक्शन लड़ते हैं, माजी में लोगों ने लड़े, उनको किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, तो इलेक्शन तो लड़ सकते हैं। कोई कानूनी अमर फिलहाल मेरे ख्याल में तो माने नहीं। और तो आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि जेल से बंदा वाकई इलेक्शन लड़ सकता है? माजी में लोगों ने लड़े हैं, बहुत लोगों ने लड़े हैं। हाँ, जो जेल से बिल्कुल आप लड़ सकते हैं, पार्टी हमारी, वर्कर हमारा मौजूद है। और मैं एक और बात देखें, अब कितना टाइम हो गया ना, मेरी उस बात पे अमल नहीं हुआ जो आपके प्रोग्राम में मैंने आज से 3 महीने शायद पहले एक तजवीज़ दी थी कि आपने इधर इस स्क्रीन पे मेरी ट्वीट चलाई थी और आपने पूछा आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा मुल्क है, गलतियाँ सबसे होंगी, सियासतदान और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदार लोग सदर ममलकत बुलाएं, एक कप चाय पे बैठाएं कि यार एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो और आपस में आप तय करें कि मुल्क को हमने कैसे चलाना है और इंतकाम से निकलें और मुल्क को आगे लेके जाएं। और रियासत जहाँ तनबीह करती है, रियासत वहाँ माँ जैसी है, रियासत माफ़ भी करती है। तो बावजूद इसके कि मैं ये कहता हूँ जिसने गलत किया, देखिए मैं तो खुद कोई कंसेशन इसलिए क्योंकि मैंने खुद फेस किया ना, तो मैं तो फेस करके अदालत से केस बरी होकर डिस्चार्ज होकर आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ कि हक है कि सज़ा मिले जो गलत काम करता है। लेकिन अगर रियासत तनबीह करके माफ़ कर दे और एक मौका दे इन तमाम बच्चों को कि आओ आप पाकिस्तान को बेहतर करो, ये भी इलेक्शन का दौरा है, ये इलेक्शन हो जाए और उसके बाद सब अपने अपने काम पे लेंगे और आप कौन है और मैं कौन हूँ और फौज कौन है और सियासतदान कौन है, क्या हम एक मट्टी के बेटे नहीं हैं? क्या हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके नहीं जाना? आपने एक अहम बात की, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे के बाद।
कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, वक्फे से पहले आप कह रहे थे कि रियासत जो है उसको एक माँ के तौर पर जो उसके बेटे और बच्चे हैं जिनसे अगर गलती हो गई है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। तो दूसरे अल्फाज में तहरीक इंसाफ जो है वो रियासत से अपील कर रही है कि हमारे जिन कारकुनों से, लीडरों से कोई गलती हो गई है, उन पर मुकदमात हैं, उनको उनके साथ माफ़ी तलाफ़ी करें। देखिए, मैं अपनी ये ज़ाती कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, मैं अली मोहम्मद एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। देखें, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। ये नौजवान है जो हमारा वर्कर है, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था तो साथ साथ वो हमारे मुल्क के इदारों को सबका जिंदाबाद कहता था और मोहब्बत, दिल से जेन्युइनली मोहब्बत करता था और करता है उनसे। तो एक तो वो टेररिस्ट है ना जो कि मुल्क के दुश्मन है, इदारों के दुश्मन है, जिन्होंने जानें ली हुई हैं हमारे जवानों की, जो रोज़ शाद, उनकी तो मैं नहीं बात कर रहा, वो तो उनको तो वो सज़ा देनी चाहिए रहती दुनिया तक, नहीं, लेकिन वो मिसाल बने। लेकिन जो सियासी कारकुन है उनसे गलती हो गई तो वो, लेकिन गलती की नौयत जो है वो देखें ना। मसलन कुछ लोग जो हैं वो ये इस वक्त चाह रहे होंगे कि मैं आपसे पूछूं कि जिन सियासी कारकुनों ने स्वाबी में कर्नल कैप्टन शेर खान बहुत गलत किया की जो यादगार है, मैं समझ क्यों आप क्या कह रहे हैं, तोड़फोड़ गलत किया, बहुत गलत किया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जिसने गलत किया है, जिसने किसी, तो वो फिर सामने आके कहे ना कि मैंने गलत किया। देखें, अर्ज करता हूँ कि सजा मिलना कानून के मुताबिक हक है, लेकिन अगर तनबीह भी काफी होगी। 6-7 महीनों से बहुत से लोग जेलों में, तो होगी ना उस सूरत में कि पहले वो आके एतराफ़ जुर्म करे। देखिए, जिससे कोई गलती हुई उसको माननी चाहिए, उसको माननी चाहिए, और रियासत को फिर उनको अपने साथ लेके जाना चाहिए। ये इसी मुल्क के बच्चे हैं, इंजीनियर बनना है, किसी ने जो है डॉक्टर बनना है, किसी ने यंग लोग हैं, उनमें से देखें आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। एक तो वो लोग हैं ना जो किसी गैर मुल्क की इमा पे, पाकिस्तान के इदारों पे या हमारे फौजियों पे, हमारे पुलिस पे हमले करते हैं, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ तो पूरी कौम एक है, हम सब एक हैं। लेकिन जो सियासी लोग हैं उनको मैं समझता हूँ कि हमें उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इस वक्त इस्लामाबाद में जो नेशनल प्रेस क्लब है, इसके सामने बहुत बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से मार्च करके यहाँ पे पहुँचने वाली औरतें और बच्चे हैं जो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो प्यारे लापता हैं, जिनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, इनको अदालतों में पेश कर दो। तो अगर तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको 9 मई के वाक़यात पे रियासत माफ़ कर देती है तो फिर इनका क्या कसूर है? फिर इनको भी माफ़ करना पड़ेगा। जब इनको माफ़ करेंगे तो फिर और भी लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे हमें भी माफ़ करो। देखिए, कहीं हमें एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है कि ये भी अगर आप देखें तो जिस तरह बलूचिस्तान में आपने देखा या कुछ फाटा एरियाज़ में कुछ गैर मुल्क की इमा पे जिस तरह हुआ है, अभी परसों तरसों आपने डे खान में देखा कितनी शहादतें आई हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जेन्युइनली मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको तो सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखें, जो हमारा फौजी जवान शहादतें दे रहा है वो आपके लिए, मेरे लिए दे रहा है। जो हमारा पुलिस वाला या हमारा रेंजर वाला या FC वाला शहीद हो रहा है, लेकिन कुछ उसमें बेगुनाह भी हैं, बेगुनाह भी हैं। तो हमारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कंसिडरेट ओपिनियन है कि आइन से मुबर्रा कोई काम ना करें। अगर किसी ने सख्त काम गलत किया है, रियासती इदारों के खिलाफ उसने कोई जो है किसी की इमा पे सारा कुछ किया है, सख्त से सख्त सजा, लेकिन थ्रू कोर्ट, अदालत। तो ये मैंने परसों भी एक सवाल उठाया था, आज आपके सामने दोबारा उठा रहा हूँ कि जिस तरह के आपने कहा कि जी जो आपकी पार्टी के जो कारकुन हैं जिनसे गलती हो गई है, रियासत जो है वो माँ के तौर पे, देखिए वो दहशतगर्द तो नहीं है, हाँ सियासी कारकुन है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। लेकिन जो लोग सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में वो गायब हैं और साल से गायब हैं, लापता अफराद हैं, वो उनके भी जो फैमिलीज़ हैं वो सिर्फ इतना मुतालबा करते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको कोर्ट में तो पेश कर दो, ठीक है ना। ये वो इशू है जिस पे आजकल ना मुस्लिम लीग नून बात करती है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, और ना तहरीक इंसाफ बात करती है। तहरीक इंसाफ अपने कारकुन जो लापता हो जाते हैं उसकी बात करती है, लेकिन जो बलूचिस्तान में या किसी और जगह पे जो लापता लोग हैं उनकी बात नहीं करती। देखिए, इस पे तो आज हमारी पार्टी का मौक़िफ़ आया है। आपने इलामिया भी देखा होगा
कि हमारी जमात समझती है कि कानून से, आइन से मुबर्रा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को नज़र में रखते हुए कि जिन लोगों ने हमारे रियासती इदारों पे हमले किए हैं या कुछ किया है, ज़ाहिर उनकी भी फैमिलीज़ तो होती हैं, तो फैमिलीज़ को ढाल बना के वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो उनको ज़रूर उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उनको मौका मिले कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। लेकिन एक बात मीर साहब बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर है, वो ये है कि जो कोई रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है, जो रियासती इदारों पे हमले करता है, जिसकी वजह से हमारे पाक फौज का या पुलिस और रेंजर्स या पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, जो शहीद होता है हमारा जवान, जिनकी वजह से शहीद होता है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन उसमें तफरीक करनी पड़ेगी। कोई गुनाहगार है, कोई बेगुनाह है। जो बेगुनाह है उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक, उसको आप उससे नहीं जोड़ सकते मीर साहब। हमारा एक सियासी जमात है, जो एक उस दिन एक एहतजाज हुआ जिसमें कुछ लोग जो उधर गए, गलत किया उन्होंने, उसको पार्टी ने या खान साहब ने या मैंने, हमारी मेन लीडरशिप में किसी ने डिफेंड नहीं किया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो बच्चे, उन्होंने तकलीफ भी काफ़ी देख ली है और उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये तो ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी खुदा न खासा ऐसी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं, वो सियासी कारकुन हैं। हालांकि जो कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमला करता है तो हक ही है कानून के मुताबिक उसको सजा मिले। मेरे जैसे आदमी जिसने कुछ किया भी नहीं था, मैंने भी फेस किया ना, मैंने भी फेस किया, अदालत से निकला हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माँ जहाँ तनबीह करती है, वहाँ तनबीह के बाद वो माफ़ भी करती है उन बच्चों को जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली महमूद खान साहब। और आपको मैं दोबारा बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में ऐसी बलोच ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जो तुर्बत से मार्च करते हुए आ रहे हैं। और इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि जो लापता अफराद हैं, उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उनको अदालत में पेश करें, और अगर जुर्म नहीं किया तो उनको रहा कर दें। तो ये एक पुरअमन एक्टिविटी है, पुरअमन मार्च है, और इसका कोई पुरअमन सियासी हल निकला है तो बहुत अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।